उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। इसके खिलाफ आवाज उठानी है, क्योंकि इसी जमीन में जो खुददारी बोई है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। मैं आज रास्ते में आ रहा था तो मैं दिल्ली के जामा मस्जिद में 1947 में उनका दिया गया भाषण, उनकी तकरीर पढ़ रहा था। तो मुझे लगा कि जब मैं वहां खड़ा होऊंगा तो मैं दोनों को कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करूं। 1947 में दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे मौलाना आजाद की तकरीर, और 3.5 साल यहां नजरबंद रहते हुए उन्होंने जो सोचा, जो लिखा, शायद दोनों बहुत एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। और आज तो बारिश भी हुई है। उन्होंने उस वक्त कहा था तकरीर करते हुए कि अजीजों, अपने दिलों को मजबूत बनाओ, अपने दिलों को मजबूत बनाओ और अपने दिमागों में सोचने की आदत डालो। फिर देखो ये फैसले तुम्हारे लिए कितने फायदेमंद होंगे। ये देखो, मस्जिद के मीनारे तुमसे उचक उचक कर सवाल कर रहे हैं कि तुमने अपने तारीख के सफात को कहां गुम कर दिया है। अभी कल की ही बात है कि यही जमुना के किनारे तुम्हारे काफिलों ने वजू किया था, और आज तुम हो कि यहां रहते हुए खौफ महसूस करते हो। अजीजों, अपने अंदर एक बुनियादी तब्दीली पैदा करो। तुम्हारा खौफ बेजा है। मुसलमान और बुज़दिली एक जगह जमा नहीं हो सकता। सच्चे मुसलमान को कोई ताकत हिला नहीं सकती है, न कोई खौफ डरा सकता है। चंद इंसानी चेहरों के गायब हो जाने से डरो मत। अजीजों, तब्दीलियों के साथ चलो। ये न कहो कि इसके लिए तैयार नहीं थे, बल्कि तैयार हो जाओ। सितारे टूट गए हैं, लेकिन सूरज तो चमक रहा है। उससे किरण मांग लो और उन अंधेरी राहों में बिछा दो जहां उजालों की सख्त जरूरत है। मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम हाकिमाना इक्तिदार के मदरसे से वफादारी का सर्टिफिकेट हासिल करो। मैं कहता हूं कि जो उजले नक्शो निगार तुम्हें इस हिंदुस्तान में माजी की यादगार के तौर पर नजर आ रहे हैं, उन्हें तुम्हारा ही काफिला लाया था। उन्हें भुलाओ नहीं, उन्हें छोड़ो नहीं, उनके वारिस बनकर रहो। समझ लो, तुम भागने के लिए तैयार नहीं तो फिर कोई ताकत तुम्हें नहीं भगा सकती है। आओ अहद करो कि ये मुल्क हमारा है। आओ अहद करो कि ये मुल्क हमारा है। हम इसके लिए हैं और इसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारी आवाज के बगैर अधूरे रहेंगे। आज जलजलों से डरते हो, कभी तुम खुद जलजला थे। आज अंधेरे से कांपते हो, क्या याद नहीं रहा कि तुम्हारा वजूद खुद में एक उजाला था। ये बादलों ने मैला पानी क्या बरसाया कि तुमने भीग जाने के डर से पायजामे ऊपर चढ़ा लिए। वो तुम्हारे ही इस्लाफ थे जो समुंदरों में उतर गए, पहाड़ों की छातियों को रौंद डाला। आंधियां आई तो उनसे कह दिया कि तुम्हारा रास्ता ये नहीं है। ये ईमान से भटकने की बात है कि शहंशाहों के गिरेबान से खेलने वाले आज खुद अपने गिरेबान से खेलने लगे हैं। अजीजों, मेरे पास कोई नया नुस्खा नहीं है, वही 1400 बरस पुराना नुस्खा है। वो नुस्खा जिसको कायनात का मोहसिन लेके आया था। ये वो तकरीर है जो 1947 में जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर मौलाना आजाद ने दी थी। मैं रांची में खड़ा था तो मुझे लगा कि इसे दोहराना जरूरी है। आप डरिए मत। एक लड़ाई पार्लियामेंट में, एक लड़ाई अदालत में, तो एक लड़ाई जमीन पर। आपकी इबादत गाहों के खिलाफ, आपकी दर्सगाहों के खिलाफ, आपके कब्रिस्तानों के खिलाफ कोई हाथ बढ़ता है तो आगे बढ़कर के उस पंजे से पंजा लड़ाओ और कहो कि हम इसके मुहाफिज हैं। हम अपने पुरखों की, अपने अजदाद की दान की हुई जमीनें, वक्फ की हुई जमीनें लूटने नहीं देंगे। हुकूमत कह रही है कि वो पसमानदा के
हुकूक के लिए इस वक्फ में अलग से प्राविधान करेगी। मैंने तो पार्लियामेंट में भी कहा था कि बुनकरों के उद्योग को बर्बाद करने वाली ये सरकार, चाहे वो मालेगांव हो, चाहे भिवंडी हो, चाहे इचलकरंजी हो, चाहे बनारस हो, चाहे मऊ हो, चाहे मुबारकपुर हो, चाहे रांची हो, पूरे मुल्क में जो बुनकरों के हाथ में कारोबार था कि अपने हाथों के हुनर से वो लोगों के जिस्मों के लिए लिबास बनाते थे, उस पूरे रोजगार को बर्बाद कर दिया गया। मैं तो नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ये बुनकर जो हैं, ये भी तो पसमानदा समाज से आते हैं। अगर आप पसमानदा समाज की भलाई चाहते हैं तो जो इनकी सब्सिडी थी उसको बहाल करिए। आप कहते हैं कि आप मुस्लिम बहनों के हुकूक के लिए कानून लेकर के आए हैं और वक्फ में आप मुस्लिम बहनों को हिस्सा देंगे। नरेंद्र मोदी जी, हमें गुजरात की बेटी बिल्किस याद है, जब आप दिल्ली के लाल किले पर खड़े होकर के 15 अगस्त को इस देश में महिला सशक्तिकरण पे भाषण दे रहे थे, तो उसके महज 2.5 घंटे के बाद आपके गृह राज्य गुजरात में न सिर्फ बिल्किस के बलात्कारी रिहा किए जा रहे थे, बल्कि उनको आपकी पार्टी के नेता मालाएं पहना के उनका इस्तकबाल कर रहे थे। और आप बात करते हैं मुस्लिम बहनों के हुकूक की। ये कहानी किसी और को सुनाइएगा नरेंद्र मोदी साहब। हम समझते हैं इस खेल को, हमारी नई नस्लें समझती हैं इस खेल को। ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। रांची वालों, एक बात याद रखना कि जब वक्त पे कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो जीत उसमें यकीनन हमारी होती है। वक्त की अहमियत को समझना पड़ेगा। जो अखबार सुबह 5 रुपए का एक बिकता है, शाम होते होते वही 5 रुपए का 1 किलो मिलता है। वक्त की अहमियत को समझना पड़ेगा। खामोश मत होइएगा, डरिएगा मत, क्योंकि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक अपनी कहानियों में शिकारी खुद को महान बताते रहेंगे। हर प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाइए, आवाजें बुलंद बोलिए। इस देश के सिख भाई, इस देश के आदिवासी भाई, इस देश के दलित भाई, इस देश के पिछड़े और इस देश के अमन पसंद फॉरवर्ड क्लास के लोग भी आपके साथ हैं। वो इस लड़ाई में आपकी बाट जोड़ रहे हैं और आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। और मैं जिस पार्टी से आता हूं, उसका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल चेयरमैन होने की हैसियत से भी कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में जब भी सरकार बदलेगी, मैं यकीन दिलाता हूं आप सारे लोगों को कि पहली फुर्सत में जब भी हुकूमत बदलेगी, ये जो भी आईन के खिलाफ जाकर के अमेंडमेंट लाए हैं, इसको एक झटके में फिर उसी संसद के जरिए बदलने का काम इंडिया गठबंधन करेगा, कांग्रेस पार्टी करेगी। ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं।